वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। और ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास और इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे अपवाह तंत्र को। इससे पिछली क्लासों में हमने चर्चा किया था भारत के प्रमुख जनजातियों को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अपवाह तंत्र को। तो सबसे पहले अपवाह क्या होता है या अपवाह तंत्र क्या होता है। तो साथियों, नदियाँ जिस स्थान से होकर बहती हैं उसे कहते हैं अपवाह। और जब बहुत सारी नदियों के साथ अन्य छोटी मोटी नदियाँ मिल जाती हैं या किसी बड़ी नदी के साथ छोटी मोटी नदियाँ मिल जाती हैं तो उसे कहा जाता है अपवाह तंत्र। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं का यहाँ पर अर्थ सीधा जो हुआ वो हुआ नदी, और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समय अवधि, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा, बहाव की अवधि का परिणाम होता है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब जब कोई रिवर बहना शुरू करती है तो उसके बहने के फलस्वरूप अनेक जो है कुछ लैंड पर डिज़ाइन बनती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं जिन्हें कहा जाता है अपवाह प्रतिरूप, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो आज इन जो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं इन्हीं की हम चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, सबसे पहला है जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हों उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। पेड़ की शाखाओं के अनुरूप का मतलब हो गया कि इस तरीके से बह रही है रिवर और यहाँ पर जो है इस तरीके से अन्य छोटी मोटी नदियां जो है इससे आकर के मिल रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे वृक्षाकार प्रतिरूप। उत्तरी मैदान की जो नदियां हैं, गंगा इत्यादि, उनमें ये पैटर्न पाया जाता है। दूसरा है जब नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे रेडियल या अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। तीसरा है जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हों तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर आकर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाएगा। यानी इस तरीके से यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि इस तरीके से बह रही है कोई रिवर और दूसरी जो रिवर है वो इस तरीके से आकर के इसमें मिल जाए, है ना। तो ये हो गया आपका जालीनुमा प्रतिरूप। आगे देखिए, आगे है जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हैं तो ऐसे प्रतिवाह अपरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखना। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, वह नदी एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। ये शब्द देखिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर या वाटरशेड कहते हैं। बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी तथा छोटी नदियों तथा नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। ये देखिए फैक्चुअल पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखो, आगे है एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। इसे हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, आगे देखो, जैसे देखिए अगला पॉइंट है भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूहों में बांटा गया है, अरब सागर का अपवाह तंत्र तथा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, ठीक है, यानी भारत में जितना भी अपवाह तंत्र है उसका 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी में नदी जल विसर्जित होता है। यानी भारत में जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं? बंगाल की खाड़ी में करती हैं। यानी भारत में 77% नदियां बंगाल की खाड़ी में जल का विसर्जन करती हैं, जबकि केवल 23% ही जो है अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, जैसे सिंधु है, ताप्ती है, माही है, नर्मदा है इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है साथियों। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं इनका जो उद्गम स्थल है ये पश्चिमी घाट है और ये बंगाल की खाड़ी में नदी विसर्जन जल विसर्जन करती हैं। नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियां इसका अपवाद हैं। ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो जाती हैं साथियों बंगाल की खाड़ी में, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों जो नदियां हैं साथियों ये अपना जल
अरब सागर में विलीन करती हैं। चलिए अब देखते हैं ज़रा, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा कि जो अपवाह तंत्र है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला है उसमें हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ 12मासी हैं। 12मासी का मतलब हुआ कि 12 महीने इनमें पानी बना रहता है। उसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इनमें जो पानी आ रहा है 2 तरीके से आ रहा है। पहला तो बर्फ़ के पिघलने की वजह से पानी आ रहा है, दूसरा जो पानी आ रहा है वो बारिश से आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो हिमालय की नदियाँ होती हैं ये 12मासी नदियाँ कहलाती हैं, क्योंकि इनमें पानी 12 महीने रहता है। और पानी आने के 2 रीज़न हैं। पहला तो पानी आएगा बर्फ़ के पिघलने से, और दूसरा आएगा बारिश की वजह से। इसी वजह से यहाँ पर पानी उपलब्ध रहता है। ये नदियाँ गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं, जिन्हें गॉर्ज कहा जाता है, ठीक है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ भी बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसमें देखें तो कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ध्यान रखना, सोरो ऑफ बिहार कोसी को कहते हैं, सोरो ऑफ बंगाल जो है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। अब तो नहीं, अब तो उसको काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है। आगे देखें, इंडो ब्रह्मा नदी मुख्य रूप से 3 अपवाह तंत्रों में बटी है। पश्चिम में सिंध एवं उसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा हिमालय से निकलने वाली एवं उसकी सहायक नदियाँ, तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग एवं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है साथियों, ये हुआ हमारा छोटा सा वीडियो। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। उम्मीद करता हूँ छोटे से लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।